हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू डिसएडवांटेज ग्रुप्स। सो सबसे पहले यहाँ पे डिसएडवांटेज एंड डेप्रीवेशन की बात करेंगे। तो पहले इन्होंने यहाँ पे बात करी हुई है नर्चर और नेचर कंट्रोवर्सी की, जिसके बारे में हम पहले भी एक बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी ह्यूमन बिहेवियर है उसमें नर्चर और नेचर दोनों का रोल होता है। नेचर का मतलब है जिस एनवायरनमेंट में वो है, जो उसके जीन्स हैं, और नर्चर का मतलब है कि वो जिस एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है। तो जो भी उस पर्सन का बिहेवियर है वो उसके जेनेटिक और एनवायरमेंटल दोनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी नेचर कैसी है मींस उसके जीन्स, और उसका नर्चर कैसा हुआ है यानी कि किस एनवायरनमेंट में वो बड़ा हुआ है, उसके एक्सपीरियंसेस, उसकी लर्निंग, ये सारी चीज़ें उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये इक्वेशन भी दिख रही होगी, जीन्स इनटू एनवायरनमेंट इज इक्वल टू ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जीन्स और एनवायरनमेंट दोनों मिलके ही ह्यूमन डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। जीन्स का क्या रोल होता है, ये एक्चुअली एक लिमिट सेट कर देते हैं कि आप इतना ही कर सकते हो क्योंकि आपके जेनेटिक फैक्टर्स आपको इतना ही अलाउ करते हैं। और एनवायरनमेंट आपको कई बार उससे ज़्यादा करने की भी अपॉर्चुनिटी देता है। तो जीन्स यूजुअली सेट द लिमिट टू डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल डिटरमाइंस द एक्चुअल डेवलपमेंट। तो कभी कभी क्या होता है कि आपकी एक्चुअल डेवलपमेंट और बेटर हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हम बदल नहीं सकते। जैसे अगर हम बोलें कि क्या डॉग को अगर हम एनवायरनमेंट दें तो वो फ्लाई करना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जेनेटिकली वो चीज़ एनकोडेड ही नहीं है। लेकिन हाँ, उसकी हेल्थ को, उसकी स्ट्रेंथ को हम और बेटर कर सकते हैं विद बेटर एनवायरनमेंट। तो कुछ चीज़ें बदली जा सकती हैं एनवायरनमेंट के थ्रू, बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा के, और कुछ चीज़ें जो होती है वो लिमिटेड होती हैं बिकॉज हमारे जीन्स उस तरीके से होते हैं। येट एनवायरनमेंट डिटरमिन्स द लार्जर पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। A deprived environment can lead to non-optimal development. Deprived environment क्या होता है? जहाँ पे कमियाँ होती हैं। Deprivation मतलब कमी, जहाँ पे चीज़ों की, रिसोर्सेज की कमी होती है, वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर बहुत असर होता है। रिसोर्सेज क्या है जो हमें चाहिए होते हैं? पहली बात तो रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, सबको नहीं मिल पाते हैं, लेकिन हमारे नीड्स अनलिमिटेड है, हमारे नीड्स ख़त्म नहीं होते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड है जो हमारे नीड्स को पूरा करते हैं। तो कुछ लोग तो एडवांटेज पोजीशन पे होते हैं, जो एफ्लुएंट फैमिली से होते हैं, जो हर रिसोर्स को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जो इतनी फॉर्चुनेट नहीं होती है, जिनको हम बोलते हैं डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज होने से डेप्रीवेशन होती है। जो डिसएडवांटेज होते हैं उनके पास सारे रिसोर्सेज तो नहीं डिप्राइव्ड होते हैं, लेकिन कुछ हो सकते हैं, और कभी कभी डेप्रीवेशन क्रिएट करी जाती है ना होते हुए भी, जिसको रिलेटिव डेप्रीवेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दे रहे हैं, अगर कोई बहुत ही रिच मैन है जो ऑब्वियसली उसके पास पैसे हैं हर चीज़ खरीदने के, लेकिन वो अपनी बेटी को पढ़ाना नहीं चाहता, वो उसे स्कूल नहीं भेजता, तो उसकी बेटी एजुकेशन डिप्राइव्ड हो जाएगी। A daughter of a conservative rich man is disadvantaged in education. तो उसकी बेटी क्या हो जाएगी? डिसएडवांटेज इन एजुकेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके फादर ने उसे पढ़ने नहीं दिया। इसको बोलते हैं रिलेटिवली डिप्राइव, मतलब कि कंडीशंस ऐसी नहीं थी लेकिन फिर भी जानबूझ के डिप्राइव किया गया। रिलेटिवली डिप्राइव किससे रिलेशन में? अपने ब्रदर के रिलेशन में, एज कंपेयर टू हर ब्रदर या विद रिस्पेक्ट टू हर ब्रदर। क्यों? क्योंकि ब्रदर को भेजा गया पढ़ने के लिए, सिस्टर को नहीं भेजा गया, तो सिस्टर इज रिलेटिवली डिप्राइव्ड। बट उसको हम एब्सोल्यूट डिप्राइव नहीं बोलेंगे। दो टर्म्स होती हैं, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, जो हम अभी पढ़ेंगे। सो डिसएडवांटेज इज द रिजल्ट ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज। डिसएडवांटेज का मतलब है अगर हमारे पास रिसोर्सेज इक्वल अमाउंट में नहीं है, जिसके पास कम रिसोर्सेज होते हैं उनको हम डिसएडवांटेज या डिप्राइव्ड बोलते हैं। डेप्रीवेशन इज अ कंडीशन और स्टेट ऑफ बीइंग एट द डिसएडवांटेज फेसेस। जो डिसएडवांटेज लोग होते हैं उनको डिप्राइव्ड कंडीशन में बोला जाता है। अब डेप्रीवेशन में दो टाइप की हैं, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। रिलेटिव मैंने आपको बता दिया कैसे होती है, कि रिसोर्सेज होते हुए भी अगर जानबूझ के कोई चीज़ ना दी जाए,
रिलेटिव डेप्रीवेशन इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव क्यों है? क्योंकि जो डिप्राइव्ड है उस पर्सन की सब्जेक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को डिप्राइव मानता है या नहीं मानता। ये डिपेंड करता है कि आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर करके डिप्राइव मान रहे हो या नहीं मान रहे हो। रिलेटिव डिप्राइवेशन में आप कंपेयर करते हो दूसरों के साथ। It was political scientists like Runciman and Gur who found that we perceive a deprived state. We don't perceive objective deprivation, rather than it is our expectations. तो जब भी हमें लगता है कि हम डिप्राइव्ड हैं बिकॉज ऑफ आवर एक्सपेक्टेशन कि हमें वो चीज़ नहीं मिली है जो हमें मिलनी चाहिए थी, उस टाइम हम अपने आप को रिलेटिवली डिप्राइव मानते हैं। जैसे ईगोइस्टिक रिलेटिव डेप्रिवेशन इज दैट फेल्ट बाय एन इंडिविजुअल। फ्रेटर्नलिस्टिक रिलेटिव डेप्रिवेशन इज फेल्ट बाय अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। तो अगर एक पर्सन, अकेले पर्सन को लगता है कि वो डिप्राइव्ड है, जैसे ऊपर वो जो सिस्टर की बात हो रही थी, उस लड़की को लग रहा है कि वो डिप्राइव्ड है क्योंकि उसे पढ़ने नहीं दिया है, तो वो हो गई ईगोइस्टिक डेप्रिवेशन। और अगर पूरे ग्रुप को लगता है, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या ग्रुप को ऐसा लगता है कि वो किसी चीज़ से डिप्राइव्ड है, तो उसे बोलते हैं फ्रेटर्नलिस्टिक रिलेटिव डेप्रिवेशन। तो ये कुछ अलग अलग टर्म्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सो सब्जेक्टिव होता है रिलेटिव डेप्रिवेशन, और रिलेटिवली डिप्राइव जो होते हैं वो दूसरे के कंपैरिजन में होते हैं हमेशा। हम रिलेटिव वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन क्या होता है? ये ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होती है। एब्सोल्यूट का मतलब है कि किसी के पास भी, एक फैमिली, एक इंडिविजुअल या कोई एक ग्रुप है जिसके पास बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं है, हेल्दी लिविंग की, खाने की और रिच नेचुरल सराउंडिंग की या प्रॉपर हाउसिंग की, न्यूट्रिशन की, जिनके पास कुछ फैसिलिटीज़ हैं ही नहीं, वो होते हैं एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन। दोनों में फ़र्क क्या है रिलेटिव और एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन में? रिलेटिव डेप्रिवेशन सब्जेक्टिव होता है, जब हम दूसरे से कंपेयर करते हैं और हमें लगता है हम डिप्राइव्ड है, दूसरे को नहीं लगता। अब जैसे वो एजुकेशन वाली बात थी, हो सकता है उसके फादर और ब्रदर को ना लगता हो कि वो डिप्राइव्ड है, लेकिन उस लड़की को लगता है कि वो डिप्राइव्ड है, वो हो गई सब्जेक्टिव। जबकि जो एब्सोल्यूट होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है। एब्सोल्यूट मतलब कोई भी उनको देखेगा जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए, उनको वो यही बोलेगा कि ये डिप्राइव्ड है, तो वो हो गई ऑब्जेक्टिव। उसमें सब्जेक्टिविटी की जरूरत ही नहीं होती, क्लियर दिख रहा होता है कि उनके पास नहीं है। दैट इज वाई एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन इज द रिजल्ट ऑफ डिसएडवांटेज। तो एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन क्यों होती है? जब कोई डिसएडवांटेज स्टेज पे होता है। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हिंदू ग्रुप में भी रिलेटिवली डिप्राइव्ड रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स आर इंट्रोड्यूस। मान लो मुस्लिम्स के लिए कहीं पे अगर कुछ रिजर्वेशंस आ जाती हैं किसी चीज़ में, तो उस टाइम पे हिंदू ग्रुप को फील होगा कि वो रिलेटिवली डिप्राइव्ड है क्योंकि उनके लिए रिजर्वेशन नहीं है। And commission, or while in the fact according to such a commission the Muslim community as a whole is at disadvantage। जबकि अगर देखा जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी पूरी की पूरी अपने आप को डिसएडवांटेज स्टेज पे मानती है। Hence it is absolutely deprived of job and modern education। तो अगर हम दूसरे के कंपैरिजन में देखें तो रिलेटिवली डिप्राइव्ड हो गया, अगर हम वैसे देखें कि किसके पास कमी है तो वो एब्सोल्यूटली डिप्राइव्ड हो गया। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द टू आर वास्टली डिफरेंट। अब रिलेटिव डेप्रिवेशन में क्या होता है? प्रिजुडिस नजर आता है। क्यों? क्योंकि आप किसी को दे रहे हो, किसी को नहीं दे रहे हो, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, एक को मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा है, तो वो प्रिजुडिस हो गया। उस केस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, वायलेंस हो जाता है। फिर रिलेटिव डेप्रिवेशन में नॉट बी द फॉल आउट ऑफ एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन। और जो रिलेटिव डेप्रिवेशन है वो ज़रूरी नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन है। वो दोनों, रिलेटिव का एब्सोल्यूट से कोई लेना देना नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जो फैक्ट्री वर्कर है उनको सैलरी कम मिलती है मैनेजर से, लेकिन उनको ऐसा फील थोड़ी ना होता है कि हमें मैनेजर से सैलरी कम क्यों मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो ये समझते हैं और ये उनको लगता है कि मैनेजर ज़्यादा सैलरी डिजर्व करते हैं। तो यहाँ पे कोई डेप्रिवेशन नहीं फील हो रही है।
लेकिन अगर कोई वर्कर ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि वो रिलेटिवली डिप्राइव्ड है, उन्हें सैलरी कम मिल रही है, तो वो क्या करते हैं, वो यूनियन बना लेते हैं, फिर वो आगे प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं। तो इसमें एब्सोल्यूट डेप्रीवेशन से कोई मतलब नहीं है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ डेप्रीवेशन विच इज प्रोलॉन्ग डेप्रीवेशन। प्रोलॉन्ग डेप्रीवेशन का मतलब है लंबे समय तक आप डिप्राइव्ड हो। प्रोलॉन्ग डेप्रीवेशन रेफर्स टू एब्सोल्यूट डेप्रीवेशन फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि आपके पास फैसिलिटीज लंबे टाइम तक नहीं है, आप एब्सोल्यूटली डिप्राइव्ड हो लेकिन बहुत लंबे समय तक हो। जैसे न्यूट्रिशन की कमी, हेल्थ सपोर्ट नहीं है, स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट नहीं है, आपके पास सपोर्ट नहीं है किसी का, फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड है, और बहुत लंबे समय से आप वो चीज़ फेस कर रहे हो, दैट इज़ प्रोलॉन्ग डेप्रीवेशन। और प्रोलॉन्ग डेप्रीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिस्ट के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से कई बार साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हो जाती हैं। तो जो बच्चे लंबे समय तक न्यूट्रिशन से डिप्राइव रहते हैं उनको प्रॉब्लम, बीमारियां हो जाती है, जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होना शुरू हो जाता है। विटामिन के क्वेशियरकर के से नहीं, एक्चुअली प्रोटीन की कमी से होता है क्वेशियरकर। तो प्रोटीन की प्रोलॉन्ग कमी हो तो क्वेशियरकर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है प्रोलॉन्ग डेप्रीवेशन से। तो देयरफॉर सारी चीज़ें एक तरीके से इस इक्वेशन पे आती हैं कि डेवलपमेंट जो है वो एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है और जीन्स पे भी। Blackmore and Cooper conducted an experiment in which some kittens were exposed to only stimuli that leads to perception of horizontal objects. अच्छा, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सपोज आपके एनवायरनमेंट में ही डेप्रीवेशन है तो क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने किटन्स के साथ, जो कैट्स होती हैं, बिल्लियाँ होती हैं, उनके साथ उनको ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जहाँ पे उनको सिर्फ हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट्स ही नजर आएंगे, और कुछ एक दूसरा ग्रुप था जिसमें उनको ऐसे एनवायरनमेंट में रखा गया जहाँ पे उनको सिर्फ वर्टिकल चीज़ें नजर आएंगी, वर्टिकल। तो उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी टाइम तक इस तरह के एनवायरनमेंट में रहने के बाद क्या हुआ, after some time they found that kittens who were exposed only to horizontal images could not detect vertical edges. तो जो kittens सिर्फ horizontal edges वाले environment में रही थी हमेशा, वो vertical edges वाले detect नहीं कर पा रही थी, उनकी perception उनको vertical edges detect नहीं करने दे रही थी। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम एनवायरनमेंट में किसी चीज़ को डिप्राइव कर दें या उसकी कमी कर दें तो उसका इफ़ेक्ट हमारे परसेप्शन या हमारी डेवलपमेंट के ऊपर पड़ता है। अब जैसे बच्चों के बारे में भी बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन इन्फेंट होते हैं उनके ब्रेन जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं एज़ कंपैरिजन टू अदर एनिमल्स, और वो छोटे छोटे ब्रेन्स होते हैं, ठीक है, उसमें हर तरह के न्यूरॉन्स होते हैं लेकिन वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं, न्यूरल कनेक्शंस। अब वो न्यूरल कनेक्शंस कैसे डेवलप होते हैं, जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस करते जाते हैं वर्ल्ड को, सीखते जाते हैं, चीज़ों को देखते जाते हैं, वेरियस स्टिमुलेशन कॉज लिंक्स टू डेवलप इन न्यूरॉन्स रिलेटेड टू दो स्टिमुलेशन। तो जैसे जैसे इन्फेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस करता जाता है उसके ब्रेन में न्यूरल डेवलपमेंट होती रहती है। अब जो चीज़ वो ज़्यादा करेगा उस चीज़ के न्यूरल कनेक्शन ज़्यादा बनेंगे। सपोज वो चाइल्ड जो है वो हमेशा मैथमेटिकल प्रॉब्लम ही सॉल्व करता रहता है, या उसको हमेशा ऐसी चीज़ों के बीच में रखा गया जहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूले, सिंबल्स ये सब ही हैं, तो उसका मैथमेटिकल न्यूरल कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जबकि वो बाकी चीज़ों से डिप्राइव हो जाएगा, फिर उसमें दूसरी चीज़ें कम हो जाएंगी। तो जिस एनवायरनमेंट में आप ज़्यादा रखोगे उसके न्यूरल कनेक्शन ब्रेन में ज़्यादा बनते जाते हैं। जिसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी ऑफ द ब्रेन। दिस प्लास्टिसिटी ऑफ द ब्रेन इज नॉट लाइफ लॉन्ग। अब ये प्लास्टिसिटी परमानेंट नहीं होती। सपोज आपने बच्चे को 15 साल तक मैथ्स के अंदर इन्वॉल्व रखा, उसके माइंड में बहुत सारे मैथमेटिकल न्यूरल कनेक्शन बन गए, लेकिन बिकॉज उसकी ब्रेन के अंदर प्लास्टिसिटी है, जब वो दूसरी चीज़ें सीखेगा 15 साल के बाद तो उसके न्यूरल कनेक्शन भी बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन टाइम लगेगा।
आफ्टर सम ईयर्स द ब्रेन बिकम्स रिजिड एंड इवन अ रिच एनवायरनमेंट का अब दूसरी चीज़ें बनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि तब तक ब्रेन थोड़ा सा रिजिड हो जाता है। इसी वजह से प्रोलॉन्ग डेप्रीविएशन का इफेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने जीनी का केस लिया है। जीनी एक लड़की है जिसको लैंग्वेज स्किल्स नहीं आते थे क्योंकि शी वॉज डिप्राइव्ड ऑफ लैंग्वेज स्किल्स अमंग अदर स्टिमुलाई फॉर 11 ईयर्स। मतलब वो एक फॉरेस्ट में मिली थी जब वो 11 साल की थी, तब तक उसको, क्योंकि वहाँ पे कोई बात करने वाला नहीं था, तो शी वॉज डिप्राइव्ड ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। तो उसके बाद क्या हुआ, उसका ब्रेन एक बार ही रिजिड हो गया, तो उसको लैंग्वेज जो सीखने में बाद में बहुत ज़्यादा मतलब नहीं सीख पा रही थी, मतलब प्रॉपरली नहीं लर्न कर पाई। वो प्लास्टिसिटी कम हो गई थी उसके ब्रेन की, न्यूरल कनेक्शन नहीं बन पाए। ऐसे ही अगर हम अपने आप को कंपेयर करें किसी चाइल्ड से जो कि स्लम एरिया में रहता है। अब स्लम एरिया में डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट होता है, ये हम सबको पता है। वहाँ पे ना उनके पास अफोर्ड करने के लिए ना पढ़ाई के पैसे, ना कोचिंग क्लासेस के पैसे, ना इन सब चीज़ों के पैसे होते हैं। उनका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड होता है। तो उसमें क्या है, उसमें उन बच्चों को भी है एक तरीके से डेप्रीवेशन की, प्रोलॉन्ग डेप्रीवेशन की वजह से वो इतने ज़्यादा बेटर तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं जितना एक मिडिल क्लास के बच्चे या हायर सोसाइटीज़ के बच्चे कर लेते हैं। Prolonged deprivation and its effects: cognitive, perceptual, intelligence related, motivational, personality related are the focus. प्रोलॉन्ग डेप्रीवेशन के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? कॉग्निटिव यानी कि आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पे इफेक्ट हो सकता है, आपकी परसेप्चुअल एबिलिटीज़ पे हो सकता है, आपकी इंटेलिजेंस में इफेक्ट हो सकता है, मोटिवेशन में हो सकता है, पर्सनालिटी में हो सकता है। अभी बात कर रहे हैं डिसएडवांटेज एंड डेप्रीवेशन इन पर्सपेक्टिव। अब जैसे एग्जाम्पल इन्होंने लिया है कि अगर कोई दलित बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, दलित बैकग्राउंड का स्टूडेंट है और वो मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं कर सकता कॉम्पीट, जैसे आईएएस के एग्ज़ाम हो गए या आईआईटी जी की जेईई के एग्ज़ाम हो गए, तो इसमें अगर वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है जो दलित बैकग्राउंड का है, तो क्या वो उसकी एबिलिटी इन्फीरियर की वजह से है या फिर और बिकॉज ऑफ सम डिसएडवांटेज? क्या वो उसके डिसएडवांटेज एनवायरनमेंट की वजह से है, डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट की वजह से है, या वो इन्फीरियर है, उसकी एबिलिटी इन्फीरियर है, या वो एबल नहीं है? हाउ लो परफॉर्मेंस इज ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिसएडवांटेज एंड डेप्रीवेशन। अब इसमें कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि दोनों की वजह से ही हो, क्या पता वो डिसएडवांटेज भी हो और डिसेबल भी हो। डिसेबल का मतलब इतना एबल ना हो, उनकी उसके अंदर इतनी एबिलिटी ना हो। रीज़न क्या हो सकता है? क्योंकि उसको कभी प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, कभी उसने कोचिंग नहीं करी क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ना किसी उसके दोस्त ने उसको कभी एनकरेज किया ये सब करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मिलके उसको डिसएडवांटेज ग्रुप में डालती हैं। दूसरा क्या है कि उसकी अपब्रिंगिंग इस तरह के एनवायरनमेंट में हुई, जैसे कि हमारे इंडियन सोसाइटी में ये जो सोशल हायरार्की दिखाई हुई है कि जो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज उसमें आते हैं वो ये हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे इंक्रीज होता है। ये वाला जो हायरार्की में जो ग्रुप है ये एडवांटेज में आता है, तो ये डिसएडवांटेज से एडवांटेज ये पूरा दिखाया हुआ है, ऐसे हायरार्की है। तो अगर कोई दलित वाले बैकग्राउंड का है तो वो अच्छे रिच एनवायरनमेंट से कभी एक्सपोज ही नहीं हुआ, कभी उसने हेल्दी लाइफ नहीं देखी, हेल्दी फूड नहीं खाया, कभी उसको उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है प्रॉपर इंटेलिजेंस बिहेवियर की। जब वो ग्रो कर रहा था, जब उसके क्रिटिकल पीरियड्स थे ग्रोथ के टाइम पे उसको ये सब चीज़ें नहीं मिली, उसकी वजह से क्या हुआ? प्रोलॉन्ग डेप्रीवेशन हुई। और प्रोलॉन्ग डेप्रीवेशन की वजह से क्या हुआ? उसके कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाए। और ऐसे जो स्लम एरियाज़ के जो बच्चे होते हैं, जो डिप्राइव्ड स्टेट के जो बच्चे होते हैं, उनको कई बार बहुत ज़्यादा एक वायलेंस और ड्रग अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, इस चीज़ों को भी फेस करना पड़ जाता है। तो उसी वजह से उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, वो दूसरों से अपने आप को बहुत इन्फीरियर समझने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एंड एट द एंड क्या होता है कि उनकी एबिलिटी भी स्लो हो जाती है, कम हो जाती है,
और एनवायरनमेंट का भी रोल हो जाता है। अब इस केस में इंटरवेंशन क्या हो सकती है? इंटरवेंशन मतलब ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज हम यूज कर सकते हैं कि उनको भी हम एनकरेज कर सके, उनको भी हम वापस उस पाथ पे ले आए जो वो डिजर्व करते हैं। क्योंकि उनका डिसएडवांटेज होना ना उनके लिए सिर्फ वो नहीं है, हार्मफुल नहीं है, ये पूरे नेशन के लिए हार्मफुल है, पूरी कंट्री के लिए हार्मफुल है। The issue has become more pressing with 11th Planning Commission emphasizing that India's huge population is an asset, a demographic dividend. अब 11th प्लानिंग कमीशन में ये बोला गया था कि इंडिया के पास इतनी, जब इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो वो एक एसेट है, मतलब एक अच्छी चीज़ है, जिसको इन्होंने नाम दिया था डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिससे फ़ायदा हो सकता है आगे जाके कि इतनी पॉपुलेशन है, अगर हम उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो आगे जॉब्स करेंगे, पैसे कमाएंगे अपनी कंट्री के लिए, तो वो तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन बट इफ these students are not taught and not motivated, they will turn into demographic disaster. अगर लेकिन इनको अगर सपोर्ट नहीं की गई तो ये डिजास्टर में भी चेंज हो सकता है। फिर आता है डेप्रीवेशन, नेचर और नर्चर। A major issue that psychologists have looked into is whether deprivation is due to deficiency in the environment or difference between deprived group and non-deprived group. तो क्या ये जो deprivation है या जो ये जो हम बोलते हैं कि डिसएडवांटेज है, ये क्यों है? ये एनवायरनमेंट में फ़र्क है इसलिए, या उन लोगों में फ़र्क है जो अलग अलग ग्रुप के बिलोंग करते हैं? This deficit argument is a nurture argument that states that scheduled castes have deficit environment stimuli, hence shows lower performance. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं क्योंकि उनका एनवायरनमेंट ऐसा होता है इसलिए वो ऐसा परफॉर्म करते हैं, मतलब नर्चर के ऊपर बात डाल रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट है ये कि नेचर की वजह से होता है, जीन्स की वजह से होता है, या एनवायरनमेंट की वजह से होता है। तो यहाँ पे जैसे ये नर्चर की बात कर रहे हैं कि क्योंकि शेड्यूल कास्ट जो होते हैं उनके एनवायरनमेंट ऐसे होते हैं इसलिए वो परफॉर्म नहीं कर पाते। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? दूसरा आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि उनकी जेनेटिक एबिलिटीज में फ़र्क होता है। तो दोनों आर्ग्यूमेंट हैं, कोई कहता है नेचर है, कोई कहता है नर्चर है, दोनों ही स्ट्रांगली आर्ग्यू करते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का बार बार फिर यही बात हो जाती है कि दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, एनवायरनमेंट के ऊपर भी, जीन्स के ऊपर भी, पर्सन के ऊपर भी। If a class of citizens is at the bottom of the hierarchy, it may be because of the genetic factors or because those at the bottom have deficit environment due to which they stay at the bottom. मतलब कि अगर आपकी सोशल हायरार्की में कुछ लोग नीचे की तरफ हैं तो वो उनके जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं या उनका एनवायरनमेंट भी हो सकता है जो कि डिप्राइव्ड है। जैसे एग्जाम्पल क्या दिया इन्होंने, प्रोफेसर जेपी दास एंड हिज कोलीग्स हैव फाउंड दैट परफॉर्मेंस ऑफ पुअर हरिजन स्टूडेंट इन इंटेलिजेंस टेस्ट वाज लोअर देन दैट ऑफ रिच ब्राह्मण स्टूडेंट। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये फाउंड भी किया था कि जो पुअर हरिजन स्टूडेंट्स हैं उनकी इंटेलिजेंस टेस्ट में स्कोर लो आता था, किनसे? जो रिच ब्राह्मण स्टूडेंट्स थे। तो कोई तो ये भी कह सकता है कि क्योंकि ब्राह्मण जेनेटिकली इंटेलिजेंट होते हैं, और कोई बोल सकता है कि नहीं क्योंकि जो हरिजन्स होते हैं उनका एनवायरनमेंट डिप्राइव होता है इसलिए उनके लोअर स्कोर्स हैं। तो यहाँ पे दोनों ही आर्ग्यूमेंट चलती हैं। जैसे बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में किसके बारे में बात होती है? ब्लैक और वाइट के बारे में बात होती है कि वाइट जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है ब्लैक से क्योंकि वो जेनेटिक है या उनका एनवायरनमेंट जो है वो रिच है बहुत। The white black difference has today been largely discredited in scholarly circles. Same is with the genetic hypothesis of the caste. तो जेनेटिक हाइपोथेसिस जो है वो डिस्क्रेडिटेड हो गया है क्योंकि जीन्स की वजह से ऐसा कुछ नहीं होता है। मैनी स्टडीज हैव प्रूव दैट हरिजन चिल्ड्रन ब्रॉट अप इन एडवांटेज सिचुएशन परफॉर्म गुड। तो यहाँ पे बहुत सारी स्टडीज ऐसी हैं जिसने ये जेनेटिक वाला जो हाइपोथेसिस है इसको रॉन्ग प्रूव कर दिया है। कहने का मतलब है जीन्स में नहीं होता है हरिजन्स की, अगर आप उनको अच्छे एनवायरनमेंट में वो करोगे, उनकी ब्रिंगिंग अप अच्छे एनवायरनमेंट में होगी तो वो उनसे भी अच्छा करेंगे जो ब्राह्मण्स हैं रिच एनवायरनमेंट के। तो ये कुछ स्टडीज़ हैं जो प्रूव करती हैं कि जेनेटिकली नहीं है, एनवायरनमेंट की डेप्रीवेशन से होता है। फॉर इंस्टेंस मिश्रा एंड त्रिपाठी फाउंड दैट हाई एंड लो कास्ट ग्रुप विद सिमिलर एक्सपीरियंशियल बैकग्राउंड
डेमोन्स्ट्रेटेड ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। तो जो अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं, अगर उन सबको सेम बैकग्राउंड में बड़ा किया जाए, पाला जाए, तो उनकी परफॉर्मेंस भी सिमिलर ही आती है। इसका मतलब जेनेटिक नहीं है, एनवायरनमेंट की वजह से है, ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ओम प्रकाश ने 1982 में रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस में क्या किया था, डिफरेंट कास्ट ग्रुप का स्कोर कंपेयर किया था और ये देखा था कि जो लो कास्ट चिल्ड्रन है, पढ़े लिखे पेरेंट्स के, जो लोअर कास्ट के पेरेंट्स हैं, उनके बच्चों ने हायर कास्ट के पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा स्कोर किया था। तो यहाँ पे तो उल्टा ही हो गया। तो यानी कि एनवायरनमेंट अगर रिच हो तो जेनेटिक भी उसको वो नहीं कर सकता है, डिग्रेड नहीं कर सकता है। Hence it can be said that difference in experiential background rather than genetic difference leads to deprivational effect। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर एक्सपीरियंस अच्छा हो तो जीन्स का भी कोई असर नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ पे फिर से ये बात कर रहे हैं, कुछ एनॉमलीज भी हैं। एनॉमलीज मतलब नॉर्मल से अलग भी है। जैसे ये कहावत भी है ना, डायमंड आर फाउंड इन कोल माइन, लिली ब्रीड्स इन पोल्यूटेड वाटर, जो बोलते हैं कि कमल का फूल गंदे पानी में उगता है। इस टाइप से कि अगर एनवायरनमेंट, कई बार क्या होता है गंदे एनवायरनमेंट में भी, यानी कि डिप्राइव्ड यानी कि डिसएडवांटेज एनवायरनमेंट में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे लोग निकल आते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। So to explain this phenomena, Professor J.P. Das has proposed a modified threshold hypothesis। अब इन्होंने जेपी दास ने क्या बोला कि ऐसा क्यों होता है कि कई बार ऐसे खराब एनवायरनमेंट में भी बच्चे निकल आते हैं जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो उसके लिए इन्होंने बोला एक मॉडिफाइड थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस होता है। वो क्या हाइपोथेसिस है? इफ वी रिकॉग्नाइज अ थ्रेशोल्ड फॉर इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, children above this threshold are hardly affected by disadvantageous conditions. Children below this threshold are however strongly affected। मतलब एक थ्रेशोल्ड होता है। थ्रेशोल्ड मतलब एक मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए होती है सक्सेसफुल होने के लिए। तो जिन बच्चों का लेवल ऑफ इंटेलिजेंस उससे थोड़ा भी ऊपर है, उनको एनवायरनमेंट का कोई असर नहीं होता। फिर चाहे वो अच्छे एनवायरनमेंट में हो, चाहे वो ख़राब एनवायरनमेंट में हो, अगर उनका लेवल जो है वो थ्रेशोल्ड के ऊपर है, इंटेलिजेंस लेवल, तो वो हर एनवायरनमेंट में अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर उनका बच्चों का जो इंटेलिजेंस लेवल है वो थ्रेशोल्ड के नीचे है, तो उनके ऊपर एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मतलब यहाँ पे इन्होंने दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया। थ्रेशोल्ड कैसे जेनेटिकली होता है और एनवायरनमेंट की भी बात कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ों को रिकनसाइल कर दिया है कि अगर किसी बच्चे की इंटेलिजेंस लेवल थ्रेशोल्ड के ऊपर आती, थ्रेशोल्ड क्या वैल्यू होती है? किसी भी चीज़ को नज़र आने की, उसको असर होने का मिनिमम वैल्यू होता है थ्रेशोल्ड। जैसे आपको मिनिमम कितनी लाइट होगी कि आपको दूर से नज़र आ जाएगा कि लाइट जल रही है, वो जो मिनिमम इंटेंसिटी है उसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं। तो अगर ऐसे इंटेलिजेंस का एक थ्रेशोल्ड है अगर, और उससे ऊपर है किसी बच्चे की इंटेलिजेंस, तो उसके ऊपर एनवायरनमेंट का कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर उससे नीचे है तो एनवायरनमेंट उसके ऊपर स्ट्रांगली अफेक्ट कर सकता है। तो ये बोला है मॉडिफाइड थ्रेशोल्ड हाइपोथेसिस में। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसएडवांटेज एंड डेप्रिवेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।